स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लोग जानेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में एंड हम लोग जानेंगे चार्ज की एसआई यूनिट एंड उसकी डेफिनेशन के बारे में। ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब चार्जेस की कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम लोग जानेंगे जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एडिशन ऑफ चार्ज। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। मीन्स एक बॉडी में कोई भी चार्ज उसके किसी भी पार्ट में लोकेट करता है, बट उस बॉडी का जो टोटल चार्ज रहेगा वो उन सारी चार्जों का अलजेब्रिक सम ही रहेगा। मीन्स अगर कोई चार्ज है जो किसी बॉडी के लेफ्ट में है, कोई चार्ज है जो उस बॉडी के राइट में है, कोई अप में है, कोई डाउन में है, या फिर वो किसी भी पार्ट में लोकेट कर रहा हो, बट उस बॉडी का जो टोटल चार्ज रहेगा वो इन सारी चार्जेस का अलजेब्रिक सम हमेशा रहेगा। वो कभी भी चेंज नहीं होगा और इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज उसके कौन से पोजीशन में लोकेट कर रहा है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट एट ऑल टाइम। मीन्स एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक बॉडी के अंदर जो चार्ज रहता है वो हमेशा ही सेम रहता है, कभी भी डिफरेंट नहीं होता है। हाँ, उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो सकता है, बट उस बॉडी का जो नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा ही सेम रहेगा। मीन्स उस बॉडी से जो चार्जेस हैं वो दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर ज़रूर होते हैं, बट उस बॉडी का जो नेट चार्ज रहता है वो हमेशा इक्वल ही रहता है। ये इससे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है या फिर कितना चार्ज लिया गया है। वो चार्ज हमेशा ही सेम रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। इससे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा कि वो लॉस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है चार्जेस का। उसका नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अब ये चार्ज की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो हमें कहती है कि चार्जेस कभी भी टुकड़ों में नहीं मिल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं, इससे ही हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इट स्टेट दैट ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मीन्स हम जितनी भी चार्जेस की बात करते हैं, चाहे वो बहुत बड़े अमाउंट में हो, चाहे वो बहुत ही छोटे अमाउंट में है, बट वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन रहता है एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की, जो कि बेसिक यूनिट रहता है अ चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। एंड यही है हमारा बेसिक चार्ज। मीन्स हम जितनी भी चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे ये हमेशा इस चार्ज के साथ इंटीग्रल वैल्यू ही रहेगा। इस चार्ज के साथ जो भी इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन रहेगी वही उस चार्ज की वैल्यू रहेगी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कोई चार्ज की जिसका वैल्यू 3 एंड इलेक्ट्रॉन्स है, उसका जो वैल्यू रहेगा वो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ही रहेगा। मीन्स वो जो 3 है वो हमेशा इस बेसिक यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी हमें एक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस टाइप की चार्ज को चाहेंगे हमें वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें
7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज मिले। सो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम कोई भी चार्ज को जैसे 1 को 2 को 3 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मल्टीप्लिकेशन के टाइम में हमें 7 देखने को मिलता है, तो हाँ 7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। बट अगर हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है, अगर हमें 6.5 या फिर हमें 8.2 ऐसा कोई चार्ज देखने को मिलता है, सो वही चार्ज एग्जिस्ट करेगा, जो हम चाहेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम अगर किसी मार्केट में जाते हैं एंड मार्केट में एक दुकान में जाकर के बोलते हैं कि हमें 1.5 बनाना चाहिए, सो क्या वो दुकानदार हमें 1.5 बनाना देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा क्या इस हाफ बनाना का मैं क्या करूँगा, या तो 2 बनाना ले लो या फिर 1 बनाना लो। बट 1.5 बनाना ये क्या चीज़ होती है? इसी तरह चार्जेस भी कभी भी टुकड़ों में नहीं मिलते, या तो 1.6 लो या फिर हमेशा इसकी इंटीग्रल वैल्यू में ही चार्जेस को लो, वरना आपको जो चाहो वो चार्ज कभी भी मिल नहीं सकता। अब हम कैसे निकालेंगे, कैसे इस फॉर्मूले को इम्प्लाइज करेंगे कि हमें हमेशा एक एक्यूरेट 1 इंटू 6 एंड 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज मिलेगा एंड इसके इंटीग्रल वैल्यू के ही चार्जेस मिलेंगे। सो इसका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, जहाँ पर E होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज, N होता है हमारा इंटीग्रल वैल्यूज एंड Q होता है हमारा चार्ज। सो हम यहाँ पर जब भी N में कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के साथ, तब हमें एक चार्ज देखने को मिलेगा, जो कि हमें जैसा भी चाहिए हम उस चीज़ को ले सकते हैं। बट हमें वहाँ पर कोई इंटीग्रल वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 ऐसी कोई इंटीग्रल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। व्हेन वी टॉक अबाउट अ वेरी बिग चार्ज whose value is more than the value of electron, then we can ignore the quantization of charge. Means अगर हम कोई ऐसे चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक साइकिल्स, काफ़ी सारी साइकिल्स लेन में खड़ी है, एक सीधी लेन में खड़ी है, तो अगर हम उसे बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं तो हम काउंट कर सकते हैं कि उस लेन में कितनी सारी साइकिल खड़ी है। बट अगर हम उस लेन को बहुत ही ऊपर से कई 1000 फीट्स की ऊंचाई से देख रहे हैं, तब हमें देखने को मिलेगा कि वो सारी साइकिल्स की लेन हमें बहुत ही छोटी पॉइंट्स या फिर नहीं दिखाई दे रही है। सो ऐसे टाइम पर हम साइकिल्स के जो भी पॉइंट्स है या फिर साइकिल्स की जो भी नंबर है उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सल लेवल पर या फिर गैलेक्टिक लेवल पर चार्ज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तब हम इस एटम लेवल पर होने वाले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। बट इसके लिए जो चार्ज होगा उसका वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, वरना हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमेशा ही वैल्यू देनी पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, कूलॉम्स लॉ के बारे में, जो कि हमारे क्लास 12 फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एंड इसका हमारे फिजिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट की प्लेस भी है। सो कूलॉम्स लॉ बेसिकली स्टेट दैट द क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट टू चार्जेस ऑब्जेक्ट exert on each other which cause an attraction or repulsion between them। मतलब कि कूलॉम्स लॉ जनरली हमें ये बताता है कि कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, और वो कितने अमाउंट में होगा, मीन्स कितने अमाउंट में वो दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल्स कर रहे हैं। इसी के बारे में जनरली हमें कूलॉम्स लॉ बताता है। अभी कैसे बताता है? सो कूलॉम्स लॉ हमें एक बहुत ही सिंपल से मेथड से इसे क्लियर करता है। उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सो हमने दो पॉइंट चार्जेस को लिया, जिसे हमने माना Q1
and Q2. So the force between these 2 point charges will be directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. Means इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट में ही होगा. मीन्स द फोर्स बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 2 चार्जेस. हमेशा उसका फोर्स इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही होगा. एंड इट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. मीन्स ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस में. अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला को देख सकते हैं जो फॉर्मूला कह रहा है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. यहाँ पर Q1 एंड Q2 हमारे वही दो चार्जेस हैं जिन्होंने हमने लिया है 2 पॉइंट चार्जेस को. एंड ये जो आर स्क्वायर है ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है हमने उसे स्क्वायर्स में लिया है. एंड जब हम इस फॉर्मूला को पुट करते हैं किसी भी चार्जेस के बीच में तब हमें उन चार्जेस में लगने वाला फोर्स पता चलता है. एंड यहाँ पर जो के आ रहा है ये के हमारा होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग द 2 चार्जेस. अब उन चार्जेस में लगने वाला फोर्स हमेशा उस चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के साइड में ही लगेगा. मीन्स वो साइड अगर क्लियर है एकदम स्ट्रेट है तो फोर्स भी स्ट्रेटली ही अप्लाई होगा. या फिर अगर वो चार्ज थोड़ी डाइवर्टेड है तो हमारा जो फोर्स रहेगा वो डाइवर्टली ही लगेगा. अब अगर हम लोग बात करें इसे और क्लियरली देखने की, सो अगर हम 2 ऐसे चार्जेस को लेते हैं जो अनलाइक चार्ज है, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज, तो हमें पता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा. मीन्स मान लीजिए ये एक चार्ज है एंड ये एक चार्ज है, 2 अनलाइक चार्जेस हैं. सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस टाइप का होगा. बट अगर इसी जगह पर कोई 2 लाइक चार्जेस को रख देते हैं, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, तब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला चार्ज होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा. मीन्स ये एक दूसरे को रिपल्स कर देंगे. एंड आप इमेज में भी देख सकते हो जब हम कोई लाइक चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो वो रिपल्सिव नेचर शो करते हैं. बट वहीं पर अगर कोई अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो वो अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं. क्लियर है. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये एक्चुअली होता क्या है. ये जो के है इसका मीनिंग एंड इसका वैल्यू एक्चुअली होता क्या है. सो कई सारे एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके हमने एक एक्चुअल वैल्यू निकाली है की जो होती है 1/4 पाई साइन एप्स नॉट. मीन्स ये जो की वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई इप्सन नॉट. एंड जो इप्सन नॉट होता है वो हमारा होता है प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस. एंड इप्सन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्स स्क्वायर होती है. एंड जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तब हमें की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन्स देखने को मिलती है. एंड यही की एक्चुअल वैल्यू भी होती है जो कि हम किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर पुट करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए. अब अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है. सो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्स होती है. कूलम्स जनरली एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की. एंड ये एक साइंटिस्ट दी कूलम्स के नाम पर ही रखा गया है जिसने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ की खोज की थी. अब कूलम्स लॉ का कोई डेफिनेशन तो ज़रूरी होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है, तो इसका डेफिनेशन एंड इसका डेरिवेशन कैसे किया गया था अब हम लोग इसे बिल्कुल बारीकी से डिस्कस कर लेते हैं. सो सबसे पहले हम कूलम्स लॉ का डेफिनेशन देख लेते हैं. सो 1 कूलॉम्ब is the charge which we get when we put another 1 coulomb of charge in a distance of 1 meter
from each other and the force between them is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन्स। मतलब कि अगर हम कोई दो 1 कूलम्स के चार्ज को लें एंड उन्हें एक दूसरे के सामने 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख देंगे तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स रहेगा वो हमेशा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स ही रहेगा, जो कि की वैल्यू भी होती है, मैंने अभी आपको बताया था, रिकॉल करिए। तो ये हमेशा के बराबर ही रहेगा। अभी कैसे होता है? हमने एक फॉर्मूला देखा था, हमने फोर्स का एक फॉर्मूले को देखा था जो कहता है Fe इक्वल्स टू के Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, Q1 एंड Q2 हमारे चार्जेस हैं एंड आर स्क्वायर हमारा क्या है? हमारा डिस्टेंस है उन दोनों चार्जेस के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। सबसे पहले हमने दो चार्जेस लिए 1 कूलम्स के, तो हम यहाँ पर Q1 एंड Q2 को 1 कूलम्स पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। हमने डिस्टेंस को भी 1 मीटर लिया, इसलिए हम क्या कर देंगे 1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। एंड हमें के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू हमेशा होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स, वो भी हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी फोर्स की वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के बाद वो हमेशा मिलेगी हमें F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स। एंड यही से कूलम्स की डेफिनेशन आती है एंड इसी के थ्रू हम 1 कूलम को डिराइव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।